नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी आप मिस ना कर सको। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कहानी को। राजीव की पोस्टिंग इस बार राजस्थान के दौसा जिले में हुई। मुझे भी राजीव की पत्नी होने के कारण के साथ साथ दौसा आने का मौका मिला। राजीव पुलिस इंस्पेक्टर है और 1 या 2 साल में उसका ट्रांसफ़र होता रहता है। दौसा आने के बाद 2 दिन तो नए घर की साफ सफाई और सामान अरेंज करने में ही निकल गई। अगले दिन रविवार था और राजीव घर पर ही थे, तो हमने दौसा घूमने का प्रोग्राम बनाया। सुबह जल्दी ही हम बांदी कुई निकल गए। वहाँ के एक गांव आभानेरी में मौजूद चांद बावड़ी के बारे में मैंने बहुत सुना था। वहाँ जाने की इच्छा बरसों से थी, और हो भी क्यों ना, आखिर यही वो जगह है जहाँ बचपन में मेरे परिवार के साथ वह हादसा हुआ था। खैर, राजीव की नौकरी के कारण आज मैं वहाँ जा भी रही थी। मन बहुत उत्साहित था। दिन भर आसपास की जगहों पर घूमने के बाद दोपहर करीब 3 बजे हम चांद बावड़ी पहुंचे। यह बावड़ी अपने खूबसूरत और बेजोड़ आर्किटेक्चर के कारण प्रसिद्ध है। जिस राजा ने इसे बनवाया था, उसने इसे सिर्फ पानी भरने या नहाने हेतु नहीं बनवाया था, बल्कि और भी कई कामों के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता था। वर्गाकार आकृति में बनी यह बावड़ी इतनी गहरी है कि इसकी तह तक तैर कर जाना असंभव है। बावड़ी में ऊपर से नीचे तक करीब 13,000 सीढ़ियां बड़े ही कलात्मक रूप से बनी हुई है। सामने ही हर्षद माता का मंदिर है, जिसमें दर्शन करने के लिए हम बावड़ी के जल से हाथ मुंह धोने सीढ़ियों से नीचे उतर गए। प्रत्यक्ष देखने पर बॉडी और भी भव्य नजर आ रही थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं घूम घूम कर बावड़ी को देखने लगी। यह इतनी भव्य है कि आप इसकी सुंदरता में मात्र मुग्ध रहे बिना नहीं रह सकते। चलते चलते एक दीवार पर मैंने देखा एक युवक का शिल्प बना हुआ था। पत्थरों को उकेर कर बनाया गया वह शिल्प भी इतना सुंदर था जैसे सचमुच का कोई युवक हाथ में तलवार लिए पहरा दे रहा हो। मैंने उस शिल्प को छूकर देखा। उसे छूते ही ना जाने क्यों मुझे इतने जोर का झटका लगा जैसे बिजली का तार पकड़ लिया हो। मैं घबरा कर पीछे हट गई। अब मैंने ध्यान दिया कि मैं अकेली ही वहां घूम रही थी। राजीव मेरे साथ नहीं थे। यह जानकर मैं डर गई। थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला था। मैं जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते पर बढ़ना चाहा तो देखा कि वहां कोई रास्ता ना होकर पत्थरों की एक मजबूत दीवार है। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं अनजान जगह पर थी। यहाँ से एक और रास्ता नजर आ रहा था। मैं उस रास्ते की तरफ बढ़ गई। अब मुझे लगा कि शायद मैं सही रास्ते पर हूँ, लेकिन यह क्या, आगे फिर एक दीवार थी। अब मैं एक ऐसे हॉल में थी जहाँ सिर्फ एक ही दरवाजा था, वह जिससे मैं अंदर आई थी। कोई रास्ता ना देख मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। शायद आवाज सुनकर कुछ लोग अंदर दौड़े चले आए, जिनमें से एक राजीव थे और दूसरा गांव का ही कोई किशोरवय लड़का था। वे उसी रास्ते से इस हॉल में आए थे जिससे मैं आई थी। नीतू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। भला हो इस लड़के का जो मुझे यहाँ ले आया, राजीव ने मुझसे सवाल किया। पता नहीं, कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। शायद मैं भटक गई थी। मैं बहुत घबरा गई थी। क्या मैडम, सीधी सी बावड़ी में कोई भी भटकता है? और यहाँ से निकलने के तो कई और रास्ते हैं। मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, आज तक नहीं भटका। अब उस लड़के ने मुझ पर और तंज कसा। राजीव के साथ हॉल से बाहर आते हुए मैंने देखा कि वह हॉल बंद नहीं था, बल्कि उसमें ऐसे कई गलियारे थे जिनसे बाहर निकला जा सकता था। यह देखकर मेरी हैरानी का पार ना रहा। उस दिन घर आकर हम लोग खाना खाकर सो गए। रात को मैं पानी पीने उठी। किचन की लाइट जलाते ही मैंने देखा कि वह पत्थर की मूर्ति बना हुआ लड़का किचन में खड़ा है।
अचानक से यह दृश्य देखकर मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गई। मैं जोर से चिल्ला उठी। मेरी चीख सुनकर राजीव उठ गए। क्या हुआ नीतू? उन्होंने आकर मुझे झकझोर कर पूछा। लेकिन अब किचन में कुछ ना था, सब कुछ सामान्य था। यह देखकर मुझे लगा शायद मेरे मन का वहम हो। कुछ नहीं, वो चूहा था। मैंने झूठ बोल दिया। अगले दिन राजीव ऑफिस चले गए और मैं घर का काम समेटने लगी। पूरा काम समेटने के बाद मैं थोड़ा कमर सीधा करने बाहर गार्डन में आकर मैं टेबल पर पड़ा हुआ अखबार पढ़ने लगी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वही युवक मेरे पीछे खड़ा था। एक बार फिर मैं डर गई। इस बार वह युवक कोई पत्थर की मूर्ति ना होकर एक जीवित इंसान नजर आ रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर गले से आवाज ही ना निकली। आप परेशान ना हो, मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी काम है। मेरी विनती है, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। वह युवक मधुर स्वर में बोला। क्या कहना चाहते हो? हालांकि मैं डर रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर थोड़ा सामान्य हो गई। युवक के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए। यह कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि वह बड़ा ही मनभावन लग रहा था। उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम विक्रम है। राजा मिहिर भोज उर्फ चांद, जिन्होंने यह बावड़ी बनवाई थी, कि यहाँ मैं एक मामूली सा सैनिक था। एक दिन राजा जी को शिकार करते वक्त एक बाघ ने दबोच लिया। राजा जी खुद भी कम बहादुर ना थे, लेकिन कभी कभी बड़े से बड़ा योद्धा भी कहीं ना कहीं मात खा ही जाता था। उस दिन मैंने बाघ को अपने तीर से घायल कर राजा की जान बचाई थी। राजा जी ने खुश होकर मुझे अपना अंगरक्षक बना लिया। धीरे धीरे राजा जी मुझे अपना बहुत खास मानने लगे थे। मेरे जैसे मामूली व्यक्ति के लिए राजा जी का इतना प्रिय अंगरक्षक और सलाहकार बन जाना बहुत बड़ी बात थी। मैं भी अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता था। आभानेरी में पानी की कमी को देखते हुए एक दिन राजा जी ने निश्चय किया कि वे एक बावड़ी का निर्माण करवाएंगे। उन्होंने सोचा था कि यह बावड़ी बहुत ही खास होगी। राजा ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक रात में ही भूत प्रेतों द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया। उस एक ही रात में बावड़ी में मौजूद हर चीज बना दी गई। हर्षद माता के पुजारी राजा चांद ने बावड़ी में माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया। अगले दिन लोगों ने गांव में ही बावड़ी देखी तो खुशी से झूम उठी। अब गांव में पानी की समस्या हल हो चुकी थी। बावड़ी कितने शानदार तरीके से बनी है यह तो आप देख ही चुके हो, विक्रम ने मुझे याद दिलाते हुए कहा। बावड़ी में एक धर्मशाला का निर्माण भी राजा ने करवाया, ताकि किसी अतिथि या राही को ठहरने के लिए जगह मिल सके। लेकिन लोगों की नजरों में यह बावड़ी पानी भरने का साधन थी, पर मैं और राजा ही जानते थे कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है बावड़ी में। राजा ने बावड़ी में एक गुप्त सुरंग और तहखाने का निर्माण भी कराया था, जिससे दुश्मन के हमले के वक्त अपना और राजकोष का बचाव किया जा सके। यह तहखाना इतना बड़ा है कि इसमें पूरे राज्य की जनता एक साथ रह सकती है। इसके अलावा एक गुप्त कारागार और कुछ राजसी पुस्तकें भी तहखाने में ही है, जिनमें राजा के पारिवारिक इतिहास का वर्णन है। विक्रम फिर से थोड़ा रुका। मतलब चांद बावड़ी में गहराई में जाने पर तहखाना है? मेरे मन में अचानक से यह सवाल कौंधा। विक्रम उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये सच है कि बावड़ी में पानी की अधिकतम गहराई तक सीढ़ियां हैं, लेकिन अगर उन सीढ़ियों से तहखाने तक पहुंचा जा सकता तो अब तक आपके पुरातत्व विभाग वाले खजाने का पता लगा चुके होते। यह बावड़ी ऊपर से देखने पर जितनी मनमोहक लगती, अंदर से उतनी ही जटिलता से बनी है। इसकी जिस सीढ़ी से आप नीचे उतरते हैं, उसी सीढ़ी से ऊपर नहीं जाया जा सकता। इसी तरह इसके तहखाने तक पहुंचने का रास्ता भी अलग है। अब मैं उस बात को कहना चाहूंगा जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा एक भाई था क्रूर सिंह, उसका नाम उसके गुणों को देखते हुए ही रखा गया था। उसका मानना था कि जीवन की हर बाजी में जीत ही होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी बेईमानी से हासिल की गई हो। धन की लालसा ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि उसके अंदर की मानवता तो जैसे कहीं खो सी गई थी। वह तांत्रिक क्रियाएं किया करता था, जिसके लिए वह आए दिन किसी न किसी इंसान की बलि दे दिया करता था। उसकी यह बात किसी को ना पता थी।
राजा जी भी उससे घृणा किया करते थे। बावड़ी का निर्माण होने की बात जब क्रूर सिंह को पता चली तो उसने अपनी तांत्रिक विधियों से पता लगा लिया कि यह बावड़ी मायावी है। बावड़ी के सारे राज वह जान गया, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता वह ना जान सका। कारण यह था कि अभी उसको एक बलि देना बाकी था, जो किसी महिला की होनी चाहिए थी। उस बलि के बाद ही वह इतना शक्तिशाली हो सकता था कि गुप्त तहखाने तक पहुंचने का रास्ता पता लगा सके। हालांकि वह बावड़ी राजा ने प्रेतों की सहायता से बनवाई थी, लेकिन वे प्रेत माता हर्षद के वफादार थे और इसी कारण वे क्रूर सिंह का साथ नहीं देते थे। अब क्रूर सिंह के पास एक ही रास्ता था कि वह अपनी 1000वीं बलि दे दे, लेकिन उसे कोई महिला इस बलि के लिए मिली ही नहीं। इसलिए क्रूर सिंह ने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए एक घृणित निर्णय लिया। उसने मेरा रूप रखकर राजा जी से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। राजा जी ने खुशी खुशी अपनी पुत्री पुष्पलता का विवाह मुझसे करने की ठान ली। मैं और पुष्पलता एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसलिए पुष्पलता को भी कोई आपत्ति नहीं थी और मुझे भनक भी नहीं थी। माघ महीने की अमावस्या को राजा मिहिर भोज की अनुमति से क्रूर सिंह पुष्पलता को शिकार के बहाने ले गया और उसकी बलि दे दी। राजा जी को जब यह सब पता चला तो उन्होंने बावड़ी में मुझे बुलाया और जहां मैं खड़ा हुआ था वहां मुझे श्राप दिया कि मैं इसी दीवार में एक मूर्ति की तरह पत्थर का बनकर चिपक जाऊं और सदियों तक मेरा शरीर ही नहीं, मेरी रूह भी उस दीवार में कैद होकर तड़पे। धीरे धीरे मेरा शरीर पत्थर का होने लगा। मैं क्रूर सिंह की चाल समझ गया। मैंने राजा जी को जल्दी से क्रूर सिंह की यह चाल समझा दी और मूर्ति में तब्दील हो गया। राजा जी को मेरी बात पर विश्वास ना हुआ, लेकिन उसी समय उन्हें आभास हुआ कि तहखाने का दरवाजा किसी ने खोला है। उन्होंने तुरंत वहां जाकर देखा तो क्रूर सिंह खजाने तक पहुंच चुका था। राजा को सारी बात समझ आ गई। राजा जी ने हर्षद माता से विनती की कि अगर मेरी साधना सच्ची है तो क्रूर सिंह को हमेशा हमेशा के लिए इसी तहखाने में कैद कर दिया जाए। देवी ने वही किया। क्रूर सिंह को उसी तहखाने में कैद कर दिया। वह अभी तक वहीं कैद है। अब राजा को मेरे बारे में सोचकर घोर पश्चाताप हुआ। उन्होंने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन किसी ने तुम्हारी इस मूर्ति को छूकर किसी दिव्य शक्ति का आभास किया, उस दिन तुम्हारी आत्मा यहाँ से आजाद हो जाएगी। और फिर कुछ देर बाद पुत्री वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। तब से आज तक मैं इंतजार कर रहा था ऐसे किसी व्यक्ति का, और आज आपके कारण मैं बरसों की कैद से आजाद हो गया हूँ। विक्रम ने नीतू के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे याद आया कि जब मैंने उस मूर्ति को हाथ लगाया था तो मुझे एक झटका लगा था। तो क्या तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो? मैंने सवाल किया। जी, धन्यवाद तो मैं कहना ही चाहता हूँ, लेकिन और एक काम है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती हैं। दरअसल हर्षद माँ ने क्रूर सिंह को कैद तो कर लिया, लेकिन उसकी शक्तियां अभी भी उसके पास हैं, क्योंकि वह काली शक्तियों का उपासक था। और जिस तरह ईश्वरीय शक्ति को मानना गलत नहीं है, उसी तरह काली शक्तियों को मानना भी गलत नहीं है। हाँ, अगर कोई उन शक्तियों का गलत फायदा उठाए तो वह गलत है, लेकिन ईश्वरीय ताकत से बड़ी कोई ताकत इस दुनिया में नहीं है। इसलिए क्रूर सिंह को माँ हर्षद ने कैद कर लिया। क्रूर सिंह की आत्मा अपनी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग आज भी कर रही है। वह हर माघ महीने की अमावस्या के दिन किसी न किसी की बलि ले लेता है। इसके अलावा साल के किसी भी दिन किसी की मृत्यु यहाँ नहीं हुई। इसलिए इस बावड़ी को खूनी बावड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ माघ की अमावस्या के दिन मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही भयानक तरीके से होती है। राजा जी ने मुझे बताया था कि जो मुझे आजाद करेगा बस वही क्रूर सिंह को मौत के घाट उतार सकता है। अब मैं आजाद हो गया हूँ, इसलिए आपको तहखाने के अंदर ले जा सकता हूँ। अगर आपने यह कार्य कर दिया तो राजा जी के सर से मनहूस बावड़ी बनाने का कलंक मिट जाएगा। लोग तो जानते ही नहीं कि राजा जी का उद्देश्य तो उनकी जरूरतों को पूरा करना था, पर क्रूर सिंह के नीच इरादों ने राजा जी को उनकी जनता की नजरों में बदनाम कर दिया। विक्रम ने मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे मेरे साथ हुआ हादसा याद आ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप रो रही हैं? विक्रम ने मुझे रोता देख सवाल किया। हाँ, जिस जवाब को बचपन से ढूंढ रही थी वह आज मिला है। मैं बस 8 साल की थी जब अपने माता पिता और दादाजी के साथ यहाँ आई थी। वह भी माघ का महीना ही था। मैं और पिताजी सीढ़ियों पर बैठे थे
और माँ नीचे पानी लेने गई। अचानक उनकी चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको पानी के अंदर खींचने की कोशिश की। मैं डर गई। पिताजी मुझे वहीं दादाजी के पास रहने को बोलकर नीचे माँ को बचाने चले गए। दादाजी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद पिताजी की चीख सुनी मैंने। देखा तो माँ का कटा हुआ सर जमीन पर गिरा हुआ था और लहूलुहान धड़ भी नीचे गिरकर तड़प रहा था। दादाजी की गोद से मैं यह सब देखकर नीचे गिर पड़ी। दादाजी ने मुश्किल से मुझे संभाला और बहुत जोर से रोने लगे। पिताजी भी माँ की यह हालत देख बर्दाश्त नहीं कर पाए और बावड़ी के पानी में बेहोश होकर गिर गई और शायद डूबकर मर गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। वह क्रूर सिंह का ही काम था। महिलाओं की बलि देने से उसे पुरुषों की अपेक्षा में 2 गुनी शक्ति प्राप्त होती है। शायद इसीलिए क्रूर सिंह के आतंक से बावड़ी को मुक्त कराने के लिए आपको चुना है ईश्वर ने। आपके अलावा और कोई इस कार्य को नहीं कर सकेगा और सदियों तक क्रूर सिंह निर्दोष लोगों की जान लेता रहेगा। विक्रम ने नीतू से कहा। अपने पुराने जख्म और विक्रम की बातों की सच्चाई के कारण में मैं मना ना कर पाई। मैं इस कार्य के लिए राजी हो गई। नीतू जो अब तक चिट्ठी लिख रही थी ने अपनी पूरी बात चिट्ठी में लिख देने के बाद वह कागज मोड़कर उसका एक कोना अपना टेबल लैंप के नीचे दबाकर रख दिया। अगले दिन प्रत्यक्ष रूप से राजीव को कुछ बताए बिना वह दोपहर के वक्त बावड़ी चली गई। वहां पहुंचने में 1 घंटा लगा। विक्रम उसे बावड़ी के बाहर ही मिला। माता हर्षद के दर्शन कर वे दोनों बावड़ी के अंदर जाने लगे। गलियारे से होकर गुजर रहे थे। यह वर्गाकार गलियारा बावड़ी के चारों तरफ था। एक तरफ जाकर निचली मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियां थी। विक्रम के साथ साथ नीतू भी सीढ़ियों से होकर निचली मंजिल पर आ गई। इस बावड़ी में कुल 7 मंजिल थी, जिनमें से 4 मंजिल पानी के बाहर तो 4 पानी के अंदर थी। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए वे लोग चौथी मंजिल पर आ गए। चौथी मंजिल के गलियारों में भी तहखाने तक पानी भरा हुआ था। नीतू के पैर के पंजे पानी में पूरी तरह डूबे हुए थे। आपको तैरना आता है? विक्रम ने उसे गलियारे से नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर रुकते हुए पूछा। नहीं, नीतू ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर हम उस रास्ते से नीचे जाएंगे जहाँ पानी नहीं है। विक्रम ने सीढ़ियों पर नीचे जाने के बजाय आगे बढ़ते हुए कहा। नीतू भी उसके पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद पूरे वर्गाकार गलियारे का चक्कर लगाने के बाद वे वापस उस जगह आ गए जहाँ इससे ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियां खत्म हुई थी और जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। वहाँ एक खंबा था जो देखने में बाकी खंभों जैसा ही था। विक्रम ने उस खंबे पर अपनी तर्जनी उंगली से कुछ लिखा और कुछ पल बाद ही वह खंबा एक तेज आवाज के साथ 2 हिस्सों में बढ़ गया। दोनों हिस्सों के बीच में एक गलियारा नजर आया। नीतू को बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसने आखिर लिखा क्या, लेकिन वह इग्नोर कर विक्रम के पीछे पीछे उस गलियारे में चल दी। गलियारों में हल्का सा अंधेरा था। थोड़ी दूर जाने पर कुछ सीढ़ियां नजर आई जो नीचे की तरफ जा रही थी। दोनों उन सीढ़ियों से उतरने लगे। बहुत देर तक सीढ़ियां खत्म ही नहीं हुई। नीतू ने अंदाजा लगाया कि कम से कम 200 सीढ़ियां वह उतर चुकी हैं। इस बीच उन दोनों में कोई बात नहीं हुई और फिर सीढ़ियां खत्म हुई। नीतू ने देखा उसके सामने एक बड़ा सा कमरा है जिसमें वह खड़ी हुई है। हैरानी की बात तो यह थी कि उस कमरे के इतना नीचे होने के बाद भी बिल्कुल घुटन नहीं हो रही थी। कमरे में कुछ पत्थरों के टुकड़ों के अलावा और कोई सामान ना था। यह तहखाना है? नीतू ने सवाल किया। नहीं, यह तहखाने की शुरुआत है, लेकिन हम तहखाने में ना जाकर गुप्त कारागार में जा रहे हैं। वहीं हमें वह मिलेगा जिसकी हमें तलाश है, क्रूर सिंह। विक्रम ने बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कहा। विक्रम ने एक और दीवार पर जाकर एक पत्थर को अजीब तरह से खटखटाया और वहां भी एक गलियारा निकल आया। उस गलियारे में और अंदर जाने के बाद एक और गलियारा आया। इस तरह कई गलियारे पार करके वे लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां खुला मैदान था। पानी के अंदर पाताल में यह खुला मैदान थोड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला था। चारों तरफ रंग भरे फूलों की क्यारियां थी। ऊपर खुला आसमान था। फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। कितना सुंदर दृश्य है। कभी सोचा नहीं था कि पानी के नीचे इतना सुंदर दृश्य भी हो सकता है। नीतू ने चारों तरफ नजर मारते हुए कहा, यहाँ किसी भी चीज पर भरोसा मत कीजिए, सब नजरों का भ्रम हो सकता है। आप ही सोचिए, हम जमीन से करीब 500 फुट नीचे हैं और जिस जगह हम हैं पानी के ठीक नीचे हैं। फिर यूं देखने पर आसमान कैसे दिखाई दिया? विक्रम ने चलते चलते ही सवाल किया। तो फिर ये सब? नीतू का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं था। क्रूर सिंह की माया है। उसका क्षेत्र अब आरंभ हो चुका है
और वह खुद तक पहुंचने वाली हर विपदा को भटकाकर हमेशा हमेशा के लिए इस जगह कैद करना चाहता है। अब ये तो तय है कि जिस जगह से हम दोनों आए हैं अब उस जगह वापस नहीं जा सकते। वह रास्ता बंद हो चुका है। उसी बाग में चलते चलते विक्रम ने कुछ और रास्ते पार किए और अंत में वे एक अंधेरी कोठरी में पहुंचे। नीतू ने देखा चारों तरफ दीवार एकदम काली थी, जैसे उन पर कालिक पोत दी गई हो। वह अपने मोबाइल की टॉर्च से बस इतना ही देख पाई। इसके बाद मोबाइल ने भी काम करना बंद कर दिया। क्रूर सिंह, देख तेरा काल आ गया है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, बाहर निकल, विक्रम ने क्रूर सिंह को ललकारा। थोड़ी देर बाद दीवार ऐसे कांपने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जमीन हिलती हुई विपरीत होने लगी। इसके साथ ही बहुत जोर से दाईं तरफ की दीवार फट गई और उस दीवार से निकला एक सड़ा गला कंकाल। उसके कपड़े फटे हुए थे और सड़े हुए मांस से चिपके हुए थे। कहीं कहीं हड्डियों का ढांचा नजर आता तो कहीं काला जला हुआ सा शरीर। वह इतना घिनौना और डरावना था कि नीतू की चीख निकल गई। नीतू को चिल्लाते देख वह कंकाल अट्टहास किया। हंसते समय उसके दांत ऐसे हिल रहे थे जैसे अभी टूटकर नीचे गिर जाएंगे। उसने विक्रम को क्रोध में देखते हुए नीतू की तरफ बढ़ने की कोशिश की। डर के कारण वह भी पीछे खिसकने लगी, लेकिन थोड़े कुछ कदम चलने के बाद वह गिर गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का देकर गिरा दिया हो। उसके गिरते ही नीतू ने विक्रम की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। यह दीवार माँ हर्षद की बनाई हुई है। इस दीवार को पार करने के लिए सिर्फ एक दिन है इसके पास, और वह है माघ की अमावस्या। बाकी दिन यह इसी में कैद रहता है, लेकिन तुम इस दीवार के आर पार जा सकती हो। विक्रम ने मुस्कुराते हुए नीतू से कहा। विक्रम, तू इसे लेकर आया है, एक नारी को? हा हा हा, जानता है ना कि इसे मारकर मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा, जैसे पुष्पलता को मारकर हुआ था। क्रूर सिंह ने विक्रम को क्रोध दिलाने के उद्देश्य से कहा। विक्रम की मुट्ठियां भिज गई। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं पुष्प को ना बचा सका, लेकिन आज तेरी मृत्यु तय है। आज एक महिला ही तुझे नरक का द्वार दिखाएगी। विक्रम ने क्रोध में म्यान से तलवार निकाली और नीतू को देते हुए कहा, यह लो, यह राजा जी की खास तलवार है जिसे उन्होंने मुझे भेंट दिया था। यह माता हर्षद के नख से बनी हुई है। जाओ और नष्ट कर दो इस शैतान को, नष्ट कर दो इस श्राप से इसे, मुझे और राजा जी को। इससे आगे मैं शारीरिक रूप से तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नीतू को तलवार पकड़ाकर विक्रम एक तरफ हो गया। नीतू क्रूर सिंह के पास गई और जैसे ही तलवार उठाई वह गायब हो गया। नीतू ने इधर उधर देखा तो वह उसे अपने पीछे खड़ा नजर आया। इस वक्त उसकी शक्तियां बिल्कुल कमजोर थी, इसलिए वह नीतू पर हमला नहीं कर सकता था, बस अपना बचाव कर सकता था। उसने नीतू के 2-3 दाव निष्फल कर दिया। अगले वार पर वह फिर गायब हो गया। अब नीतू ने एक गहरी सांस ली और उसे अपने दाएं तरफ से वह घृणित बदबू आई जो क्रूर सिंह के सड़े हुए शरीर की थी। उसने दाएं तरफ हवा में तलवार चलाई और एक जोरदार चमकीली रोशनी तलवार से निकली। अगले ही पल क्रूर सिंह की आत्मा राख के ढेर में तब्दील हो गई। बस इतना देखने के बाद नीतू बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। तब उसने देखा वह अपने घर के बिस्तर पर लेटी हुई है और राजीव उसका सर सहला रहा है। उसे नींद से जागते देखकर वह बोला, अब कैसी तबीयत है नीतू? ऑफिस से आया तो देखा तुम बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब ने आकर बताया था कि ब्लड प्रेशर लो हो गया था। 3 दिन हुए हैं हमें यहाँ आए हुए और तुमने पूरे घर का काम एक दिन में ही करने की ठान ली है। अब कैसा लग रहा है? राजीव ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नीतू पहले तो चौंकी, फिर समझ गई कि विक्रम की आत्मा ने उसे यहाँ छोड़ दिया है और राजीव ने वह चिट्ठी भी नहीं पढ़ी है। वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है, पर मैं आपको बता दूं चांद बावड़ी असलियत में है। बस यह कहानी एक काल्पनिक है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।